स्टार्ट करें वैलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। Introduction and objectives. User experience validation will deliver unbiased data to substantiate the process of user experience design. So during a proof of concept, जिसको हम लोग in short बोलते हैं POC, during meetings, during demos and just before production stage यानी कि कोडिंग में जाने से पहले, तो वो सारे चीज़ें आपको चेक करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसकी एक जर्नी देखें यहाँ पर कि किस तरह से हमारा स्टार्ट होता है और किस तरह से हम लोग लास्ट स्टेज तक पहुँचते हैं। सो वैलिडेटेड लर्निंग क्या है, जैसे कि डिस्कवर, डिफाइन, डिज़ाइन एंड डिलीवर, ये चार स्टेप हमारे मेन। तो जैसे कि डिस्कवर में क्या क्या था, आइडिया एंड कस्टमर वैलिडेशन। डिफाइन के अंदर आपको मिलेगा प्रॉब्लम वैलिडेशन। डिज़ाइन में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट वैलिडेशन, एक्सपीरियंस वैलिडेशन एंड डिलीवर में क्या आएगा, टेक्निकल वैलिडेशन एंड यूसेज एनालिटिक्स। ठीक है, और इस स्टेज पर हो सकता है आपको और भी आइडियाज जनरेट हो। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इतना डिज़ाइन थिंकिंग, डिस्कवर एंड यहाँ से लेके डिफाइन तक, और यहाँ से कॉन्सेप्ट वैलिडेशन से लेके यूसेज एनालिटिक्स तक का पार्ट क्या था, यूएक्स। सो ये क्या हमारे स्टेजेस ऑफ वैलिडेटेड लर्निंग। सो जैसे कस्टमर वैलिडेशन, तो कस्टमर डिस्कवरी एंड कस्टमर वैलिडेशन में यहाँ पर हम लोग डिस्कवरी एंड वैलिडेशन में हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा एक ह्यूरिस्टिक एनालिसिस निकालते हैं। देन फिर उसी के बेसिस पर हमारा जो होगा पूरा का पूरा प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ऐप या वेबसाइट बोलते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। सो प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि फील्ड ऑब्जर्वेशन, डायरी स्टडीज़ एंड कस्टमर इंटरव्यूज़। ठीक है, जिसके ऊपर आपने मेन फोकस करना है इस चीज़ के अंदर। सो प्रॉब्लम वैलिडेशन, जैसे कि विद ऑल रिक्वायर्ड डेटा नाउ ट्राई एंड अरेंज देम टू फाइंड द पैटर्न्स एंड रीच अ कंक्लूजन। जैसे स्टोरी बोर्ड, पर्सोनास, एम्पैथी मैप, कस्टमर जर्नी मैप एंड फीचर कंपैरिजन डायग्राम विद कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर के साथ आपको क्रॉस चेक कराना बहुत ज़रूरी है, जो भी हम वेबसाइट ऐप बना रहे हैं, कि भाई आपका ऐप उनसे बेहतर क्यों है, लोग आपके ऐप पर क्यों आए। भाई देखो, दो तरह की चीज़ें हैं, किस तरह के ऐप को यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो आपने एप्पल का वॉच खरीद लिया, तो वो एप्पल के ऐप के साथ ही सिंक होगा ना अच्छे से, ऐसा तो है नहीं कि वो लेनोवो के उसके साथ सिंक हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और एक है ओपन ऐप मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप कुछ फ्री वीज दे रहे हो, लाइक आप 1 मंथ 2 मंथ का ट्रायल, देन आफ्टर दैट आप क्या कर रहे हो, एक उसका सब्सक्रिप्शन निकालते हो। ठीक है, सो सब्सक्रिप्शन भी लोग उसी का ही लेना पसंद करते हैं जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो अगर यूएक्स आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, यूआई अगर एक एंड यूज़र को प्रॉमिसिंग नहीं लगेगा, तो वो उस चीज़ को बाय नहीं करना पसंद करता, कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स के अंदर। तो कुछ ऐप्स ऐसे डिज़ाइन हो जाते हैं जिसको बहुत ही टेक्निकल पर्सन चला सकते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि जिसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, सो पर्सोनास क्या होते हैं, जैसे कि इसमें आप किसी रियल पर्सन को या फिर किसी एक एज्यूम्ड पर्सन के बेसिस पर आप पूरा का पूरा अपना सेट करते हो क्राइटेरिया कि भाई हमें क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। तो जैसे पर्सोनास के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अगर आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे पर्सोना क्या है। पर्सोना इज in UX is not the same as one in the market segment. It is a frictional character that represents overlapping patterns a large group of users demonstrate. जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा पर्सन है जो बैचलर है और यहाँ रह के वो जॉब कर रहा है, तो उसका जब वो घर लौट के आता है तो उसका एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई सीधी सी बात, आपको फूड चाहिए होगा। अब जैसे कि हम लोग डेली होटल से अगर ऑर्डर करते हैं तो वंस इन अ मंथ या वीक आप कर सकते हो उस चीज़ को, है ना, बट रेगुलर बेसिस पर बाहर का खाना आपके लिए हेल्दी हैबिट नहीं है। सो वो क्या करेगा, कुछ ऐसा अपने लिए सिस्टम ढूंढेगा जहाँ पर उसको होम कुक्ड फूड मिल जाए,
या फिर जैसा वो चाहे ऐसा वो सर्विस अवेल करना चाहेगा जो घर पर आकर उसके लिए कुक कर दे, है ना। तो या तो पर्सन बनाना जानता हो, अगर नहीं आता तो फिर वो ये सर्विस ढूंढेगा। तो इस जैसे कि एक मार्केट में ऐप आया, आप लोगों ने देखा या नहीं, शेफ कार्ट, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वेबसाइट पर आइए। अभी के लिए दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव यहाँ पर अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। सो इनका एप्लीकेशन बड़ा अमेजिंग है, आप यहाँ जाइए। इनका क्या है कि आप यहाँ से अगर लेते हैं वन टाइम, तो इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, आपको अगर पार्टी वगैरह का पर बेसिस चाहिए तो इतना आप पे करो। अगर आपको मंथली बेसिस पर चाहिए कि भाई हमें हर दिन बंदा चाहिए अपने घर पर, ठीक है, तो आप वो सर्विस भी अवेल कर सकते तो इन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट किया भाई? सीधी सी बात है, मार्केट में सो मेनी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी अनअटेंडेड है, मतलब कि जिसको लोग अभी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन कोई आता है बिजनेस पर्सन उसके ऊपर आइडिया लेके आता है और वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने आपको शायद एक पहले और दिखाया था, या शायद इस बैच में नहीं दिखाया, बिल्लू ऐप, ठीक है। तो ये बिल्लू केयर क्या है, आप इस पर आइए। अगर आपको हेयर कटिंग या आपने अपना उस जैसे हम लोग अर्बन कंपनी से बुक करते हैं ना, उस तरीके का एक आइडिया है बेसिकली। तो ये क्या है, अर्बन कंपनी में सारी सर्विसेज ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ढूंढना। तो लोगों ने क्या करा भाई, उसी में से जाते हैं, आइडिया उठाते हैं और उसी का एक सर्विस मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जैसे कि इसकी भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि हुर्रा, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करो अपने फ़ोन के अंदर, घर पे बंदा बुलाओ और अब सारा सर्विस ले लो, ठीक है। बाइक वॉश करानी है, कार वॉश करानी है, उसके बाद में उसके अंदर भी सो मैनी ऑप्शंस हैं भाई। जैसे हमें क्या होता है, नहीं पता था जब हम लोग कार को एक वॉशिंग स्टेशन पर लेके जाते हैं, चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने हर एक गाड़ी के हिसाब से जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, आप जाके अपना व्हीकल मॉडल मेक बताइए, उसके बेसिस पर उनके प्लान ऑटोमेटिकली आपके लिए कस्टमाइज हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो आपने अपना व्हीकल इसमें बताना है, शायद मेरे पास होगा डाला हुआ, हाँ ये मेरे पास, मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ, नई नई जो ऐप आती रहती है ना, कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे एक इन्होंने पॉपअप डाला हुआ है, मंथली सेविंग क्या हो रहा है अगर आप इनके साथ कर रहे हो, ठीक है। जिसमें इन्होंने सारा कुछ डाला, जैसे डोर स्टॉप सर्विस है, ठीक है। और यहाँ से प्रेशर वॉश एंड वैक्यूम है, हाइब्रिड सेरामिक कोटिंग है, ठीक है। तो लोकल जो सर्विस आपको देते हैं वो लोग ये सब चीज़ें करके नहीं देते, ये लोग सिरेमिक कोटिंग में आपको करके देके जा रहे हैं, जिसमें आपको 1 मंथ के लिए उसकी लाइफ स्पेन है। मतलब जब जैसे बारिश का अचानक से बारिश होने लगी दिल्ली में, तो होते क्या ना, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं स्क्रीन पर स्टोर हो जाते हैं, है ना, विंड स्क्रीन पर, रियर में, बैक में, साइड में। अगर वो सिरेमिक नैनो कोटिंग होगी तो क्या होगा, आपका पानी की एक भी बूंद स्क्रीन पर रुकेगी नहीं, बारिश पड़ेगी ऑटोमेटिकली गायब, और स्क्रीन भी आपको ड्राई रहेगी, वाइपर चलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जाके हमें क्या करना पड़ता है, अपना व्हीकल बता रहा था, आप देख रहे हो टॉप में, यहाँ पर व्हीकल अपना बता दिया, उसके हिसाब से अब आपको क्या क्या फीचर्स लेने हैं नीचे वो सारे आ रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लो आप कार वॉश की सर्विस लेते हो, तो इसके अंदर भी इन्होंने बंडल बना दिया कि भाई खाली वॉश करानी है या फिर उसके अंदर इंटीरियर, एक्सटीरियर, डीप क्लीनिंग, लेदराइट सीट्स होती है उसकी क्लीनिंग का अगर आपके पास हो। कार वॉशिंग आती है, कार और बाइक वॉशिंग। क्या? प्रॉपरली कार और बाइक वॉशिंग आती है। हाँ, ठीक है। तो ये सारा देखो बाइक का भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कार का भी है, बाइक का भी है। तो आपके एक कार को कितनी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उन्होंने बंडल बना दिया अलग अलग, है ना। अब इससे फ़ायदा क्या है कि भाई बहुत सारी चीज़ें एक एंड यूजर को पता नहीं, तो उससे उनको बस ये पता था वॉश कराओ, एक बस पॉलिश कराओ, काम खत्म। पॉलिश कराने से गाड़ी 1-2 दिन के लिए बड़ी चमकती है, लेकिन वो क्या होती है, वैक्स फॉर्म में होती है, तो उसके बाद क्या डस्ट सब सारा डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी, यानी कि जो पहले कम गंदी होती है वो ज़्यादा गंदी होगी, ग्रीसी फॉर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर उस हर चीज़ का एक उन्होंने सोल्यूशन दे रखा है।
आपको अंडर ट्रीटमेंट लेना है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बाहर से तो लोग धोते, नीचे से नहीं धोते कोई भी, उसका भी अलग से सर्विस है। तो इन्होंने वो पॉइंट्स ढूंढ के निकाले जो जो आपको अवेल करने हैं, और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। अब ऐसा नहीं कि अर्बन कंपनी से गाड़ी वाला नहीं आता, अगर आप ढूंढोगे तो उसके अंदर मिलेगा, लेकिन पॉइंट क्या है, वहाँ पर सर्च करनी पड़ रही हैं चीज़ें। अब यहाँ पर क्या है कि डेडिकेटेड एक ऐप है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप जाओ सीधे उस सर्विस को अवेल करो। तो आधे से ज़्यादा मार्केट में जो आइडियाज़ चल रहे हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे अर्बन कंपनी से ही निकल के आए हैं। ठीक है, तो नई नई ऐप्स ट्राई किया करो इंस्टॉल करके, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, केस स्टडी बनती है। ठीक है, तो वेबसाइट पर कुछ नहीं मिलेगा अपने को, वेबसाइट सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, आप सर्विस में जाइए, चाहे क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको क्या कह रहे हैं, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, मान लो एक बंदे ने सर्विस ली, अब वो अगले 2-3 महीने फिर सर्विस नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोगों का डेटा इनके पास होगा, क्योंकि 24/7 अगर फ़ोन में किसी के पास ऐप होगा तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, भाई आप सर्विस लो 10% ऑफ एग्जाम्पल के तौर पर, तो बंदा अवेल करने की कोशिश करेगा। मैं कहता हूँ 100 में से 100 ना करें, 30 लोग भी अगर करते तो क्या नुकसान है। तो एप्लीकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है आज के डेट में बिजनेस ऑनर्स का, कि भाई एप्लीकेशन हर वक्त एंड यूज़र को इंगेज रखता है। भाई फ्लिपकार्ट बहुत सारी चीज़ें जो ऑफर्स होते हैं वो कैसे बताता है, नोटिफिकेशन के थ्रू, तो अगर फ़ोन में होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए धीरे धीरे वेबसाइट का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है और आपका ये कल्चर आता जा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, आप वॉश कराओ इनसे, घर पे आके बंदा करके जाएगा, कम पानी में करेगा, उसके बाद में सर्विस जो भी आप लोगे उसमें परफ्यूम भी आपको गाड़ी में देके जा रहा है ना, वो भी अच्छे ब्रांड का। तो इस तरह से लोग पैम्परिंग करते हैं कि भाई हमारी ज़्यादा ज़्यादा क्लाइंटेल बने। 4 चीज़ें तक एक्स्ट्रा नहीं मिलती, कोई बंदा कन्विंस नहीं होता। ऐसे इसको भी ट्राई करके देखना, इसका भी बहुत अच्छा इन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस बनाया शेफ कार्ड का। अब जैसे जिनके घरों पर अगर कोई इस काम करने वाला बंदा लगा हुआ है या करने वाली लगी हुई है, तो क्या होता है जी, हम बीमार हैं आज, ठीक है, तो काम थोड़ी ना रुकेगा। अगर आपने किसी खाने वाले को अपने यहाँ पर लगाया, उसके हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो गए, वो बीमार है या कुछ इमरजेंसी हो गई, उसको कहीं जाना पड़ गया, तो तुम्हारे लिए तो दिक्कत, यानी कि उतने दिन तुम्हें बाहर खाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की ये कंपनियां क्यों कामयाब हो रही हैं कि भाई मान लो कि इनका शेफ़ बीमार हो गया या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा, तुम्हारा काम डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये कंपनी बड़ी जल्दी ग्रो कर गई, बड़े तेजी से। इधर आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो पर्सोनास का एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको जरा थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने जो भी हाल फिलहाल उन्होंने टैब क्लोज किया, ठीक है, तो इस तरह से पर्सोनास बनाए जाते हैं। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई बात कर रहे हैं इंडियन प्रॉब्लम को सॉल्व करने को और कैरेक्टर उठा लेते हैं ब्रिटिश, तो वो फर्जीवाड़ा मत करना। मतलब कनेक्ट होना चाहिए ऐप के साथ, कि हम बात करें दिल्ली एनसीआर की और आप लगा रहे हो नाइजीरिया के कैरेक्टर उठा के, तो सेंस नहीं है उस चीज़ का, तो मैच होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से पर्सोनाज आपके बनाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर सारी चीज़ें, कि भाई अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस ऐप का जो एंड यूज़र होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ऐप को कोई स्किल पर्सन ही चला सकता है, नॉन स्किल पर्सन नहीं चला पाएगा, है ना, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है जब लोग पर्सोना बना रहे होते हैं, कि भाई हमारा ऐप में का जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस है वो है कौन। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मैनुअल भी कर सकते हो, और आगे चल के जैसे मैं आपको सिखाऊंगा एआई की हेल्प से कैसे आप इसके साथ काम कर सकते हो, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आपकी ये चीज़ें काफ़ी क्विकली जनरेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी बोर्ड आपको पता ही है, ठीक है, जो हम लोग पूरा फ्लो लिखते हैं। नेक्स्ट क्या, एम्पैथी मैप। ठीक है, यहाँ आइए।
मैपिंग ये होती है जिसमें क्या होता है कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन पर, वो सारी चीज़ें, या फिर जो एग्जिस्टिंग ऐप है उसके अंदर का क्या एक्सपीरियंस है, उसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं ट्रबल शूट करते हैं अपनी ऐप के अंदर कि भाई इसका जो रीडिज़ाइनिंग है उसमें क्या चेंज होगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग मार्केट में एक ऐप चल रहा है कॉम्पिटिटर का उसमें लोग क्या फेस कर रहे हैं। सो बेसिकली यूएक्स पर्सन का एक और काम होता है कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रिव्यूज़ को पढ़ना, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा ना एंड यूज़र का पेन पॉइंट क्या है, क्या बेसिकली उस चीज़ के अंदर। तो ये होते हैं आपके एम्पैथी मैप्स, ठीक है। सो ये इन चार चीज़ों पे बेस्ड होता है, सेज, थिंक्स, डज एंड फील्स, ठीक है। हर जगह आप देखोगे इसी के अराउंड आपका सब लिखा होगा, समझेंगे इसको। नेक्स्ट, इतना स्लो क्यों हो रहा है भाई। फिर क्या, कस्टमर जर्नी मैप, ठीक है। यानी कि वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से वो ऑन बोर्ड होता है, कहाँ से जाके वो एग्जिट करता है। तो हर एक ऐप का अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। कि भाई अगर एक कस्टमर को आपने अपनी ऐप के ऊपर ऑन बोर्ड किया है तो ऐसा क्या किया जाए कि वो इंगेज रहे आपकी ऐप के अंदर। अब जैसे एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कंट्री डिलाइट, ठीक है। कंट्री डिलाइट क्या कहते हैं कि भाई कस्टमर जर्नी को इंगेजफुल बनाने के लिए कि भाई एक बार अगर बंदा उनके पास आ गया, ठीक है, तो पहला क्या रहता है उनका, यहाँ से पीआर, पीआर मतलब प्रेस रिलीज हो सकता है, ठीक है, रेडियो, टीवी, प्रिंट, यानी कि इनके एड्स आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कंट्री डिलाइट के, है ना। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ के लिए भी वो लोग अपने लोकल यूज़र को ही जो कंज्यूम कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट, पहले इन्होंने बड़े बड़े फेमस एक्टर एक्ट्रेस वगैरह सब उठाए, बाद में अभी इन्होंने सबको बंद करके नॉर्मल लोगों पर आ गए। जैसे मान लो कि अगर मैं उनका यूज़र हूँ और मैं कैमरा के सामने बोल सकता हूँ, तो उन्होंने शूट किया एक नॉर्मल अपना और उसका वीडियो ऐड बना के लगा दिया, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ यानी कि कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, लोकल यूज़र ही है, ठीक है, जो देख के लगे कि हाँ ट्रस्ट कर पाओ जिसके ऊपर आप। तब पहले स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा कि माधुरी दीक्षित को इन्होंने अपने उसमें कैंपेन में लिया। अब माधुरी दीक्षित का कंट्री डिलाइट खरीदने जाएगी और उसके यहाँ पर बोले तो कोई भरोसा नहीं करता, अरे झूठ है सब बकवास है। तो इसलिए लोकल लोगों को अप्रोच किया इन्होंने, ठीक है। अवेयरनेस हो गया तो इन्होंने ऑनलाइन डिस्प्ले, सर्च डेटा, पेड कंटेंट, इन्होंने सारी चीज़ें अपना रन करना स्टार्ट किया जिससे लोग अपना हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन लोगों को जोड़े कैसे इसके ऊपर और ज़्यादा, तो उन्होंने कुछ ऑफर बीच में निकाल दिया, अभी भी एट प्रेजेंट चल रहा है कि भाई 8+8, अगर 8 पैकेट आप दूध खरीदते हो, ठीक है, यानी कि 2 पैकेट्स पर डे के हिसाब से, तो आपका जो 8 पैकेट मिल्क आपको डिलीवर हुआ वो क्या कर रहे हैं, ये 8 पैकेट आपको फ्री में भी दे रहे हैं नेक्स्ट अगले 4 दिन, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि भाई अगर आप हमारी मेंबरशिप बाय करते हो तो जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, इनका 50 रुपये का आधा लीटर दूध आता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओरिजिनलिटी। तो क्या होता है कि वो आपको 32 रुपीज़ का पड़ेगा, मतलब कि आपको 32-33% का सीधे डिस्काउंट हो जाता है उसके अंदर। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि भाई अगर आप रिचार्ज कराते हो वॉलेट को, ठीक है, तो उस पर आपको कैश बैक देंगे। जैसे 1500 का रिचार्ज कराए तो 200 रुपये, ठीक है, 2000 का रिचार्ज कराए तो 300 रुपये। तो इस तरह से इनका स्लैब बने हुए हैं अपने। तो ये 3 to 4 टाइम होता है। 3 to 4 टाइम के बाद में ये कुछ नहीं देते, सीधे 1500 का रिचार्ज करो तो 20 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तक इस स्टेज तक आते आते जो बंदा है वो प्रोडक्ट का यूज टू हो चुका है, उसको कन्वीनियंस मिल रहा है कि वो सुबह को अपना डोर ओपन कर रहा है, गेट पर उसको मिल्क पैकेट रखे हुए मिल जा रहे हैं, यानी उसकी लाइफ में आसानी हो रही है ना, उसको भागना नहीं पड़ रहा ताज़े दूध के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अर्ली मॉर्निंग जाओगे कई बार डिलीवरी नहीं आती तो पुराना ही दूध आता है और घर लाके उसके बड़ा रिस्क, कहीं फट ना जाए, लेकिन वहाँ पर ये प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है आपकी, ठीक है। आपको अगर ऑर्डर बढ़ाना है, ठीक है, भाई मुझे लगता है कल मेरे घर पे ज़्यादा गेस्ट हो सकते हैं, गैदरिंग ज़्यादा हो सकती है, या मुझे कुछ बनाना है, ठीक है, स्वीट डिश वगैरह, तो आपको एक्स्ट्रा मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप रात को ही 12 बजे से पहले ऑर्डर में चेंजेस कर दो, अर्ली मॉर्निंग आपके पास चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, इस तरह की जो जर्नी है, यही होती है बेसिकली कस्टमर जर्नी मैप, जहाँ पर आप यूज़र को इंगेज कर रहे हो
और अच्छे अच्छे उसको ऑफर्स देते जा रहे हैं जिससे वो आपके साथ जुड़ा रहे। अब कल को जैसे एक और इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में दूध वाला है, दूध वाले कुछ ऐसी है। फोटो देख के समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखो, एक ये दूध वाला एक स्टार्टअप है, ठीक है। एक और है हमारे यहाँ पर जिसमें आपको मस्टैच दिखाई देंगी, मूछें वगैरह दिखाई देंगी उसमें। ये है, ये रहा, मिल गया, ये, ठीक है। तो ये बेचारे कॉपी कर रहे हैं कंट्री डिलाइट से, 4 पर 4, ठीक है। सीधे भाई दिमाग अपना नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई इतना रिसर्च में टाइम क्यों लगाओ, सीधे जो वो दे रहा हम भी देंगे, बात खत्म, ठीक है। चला तो चला, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये एक चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। अब इस तरह से एक और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में। अच्छा, एक और बहुत पहले मैं एक सर्विस अवेल करता था जिसमें कि आपका अमूल या मदर डेयरी का मिल्क आपके घर पर डिलीवर होता है और काफ़ी चीपर रेट में आ जाता है, मतलब। लेकिन उसकी डिलीवरी जो होती है अर्ली मॉर्निंग लेनी पड़ती है आपको, आपके घर पे गाड़ी आती है सीधे, वो 5 से दूध दे के चली जाती है। 5 से दे के चली जाती है अमूल का, मदर डेयरी का, जिसका भी आप सब्सक्रिप्शन होगी, वो गाड़ी घूमती है पूरी वगैरह। बस उसमें ये है कि आपको जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, बहुत आलसी होते हैं ना, सुबह लेट नाइट सोएंगे, सुबह कौन उठ के नींद खराब करे, छोड़ो यार। तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा हिट हुआ नहीं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन चला यहाँ पर हमारी लोकेलिटी में। तो अब ये लोग मिल्क बेचने से इन्होंने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट, और आज की डेट में ये सारे ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह अपनी खुद की पैकेजिंग कर करके चीज़ें बेच रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, आप सामान कुछ भी खरीदो, बनाने वाले तो ये नहीं है। बस ये क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो बीच में जो है उसके अंदर मिक्सिंग वगैरह इन्होंने रिस्क घटा दिए। अब ये कंटेंट लाइट का अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपने शार्क टैंक अगर देखा हो, तो ये आईआईटीएन है। बेसिकली उन्होंने आइडिया उठाया कि भाई, उन्होंने खुद भी प्रॉब्लम फेस किया, हर बंदा फेस करता है। आप कितना भी प्योर बोल के मांगो, कम से कम मिलावट होगी उसमें, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अपनी टेस्ट किट बना दी। अब टेस्ट किट, भाई मैं कोई नहीं होता हूँ कहने वाला, बट हो सकता है टेस्ट किट उन्होंने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन, क्योंकि भाई इनके प्रोडक्ट में अगर मिक्सिंग हो तो ना आए, बट बाकी का पकड़े, हो सकता है ना ऐसा। बट फिर भी अगर 100 रुपीज़ लीटर अगर आप चार्ज कर रहे हैं किसी को, तो यानी कि उसमें बाकी के कंपेरेटिवली 10% कह सकते हो, ठीक है। जैसे अमूल मदर डेयरी में बहुत ज़्यादा गमला होता है, ओपन होता है वो, ठीक है, जो पैकिंग वाला हम लोग लेके आते हैं। और ना लें पैकिंग वाला, तो वो कंटेनर वाले में भी दिक्कत है कि इसका हाइजीन लेवल क्या है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जगह से सप्लाई हुआ मिल्क एक कंटेनर के अंदर, जिसमें 3-4 हज़ार लीटर या 10,000 लीटर मिल्क सप्लाई हो रहा है, तो उसकी डेली क्लीनिंग हो रही है, और हो भी रही तो कितना डीप क्लीन हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी के ऊपर इनका एक और कॉम्पिटिटर आया, वो इसमें तो डील नहीं करता, अन्वेषण, ठीक है। ये कंपनी है, सब पे किया हमने रिसर्च, ट्राई सब करनी चाहिए, पता तो चले कौन कितना पानी में, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस एक्टर मॉडल है, इन्होंने इनको लिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी अपना खुद की पैकेजिंग करके चीज़ों को बेच रहे हैं। अब ड्राई फ्रूट जो है, जहाँ ये इनका ओरिजिनल आते तो सब वहीं से, बस उसमें ग्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे कैश्यू अगर हम लोग खरीदा है तो बहुत बड़ा भी आता है, बहुत छोटा भी आता है, टुकड़ा भी आता है ना। उसी के हिसाब से रेट होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अन्वेषण अपने घर में बना रहे है ना, ला तो सब बाहर से रहे, बस अपने खुद की पैकेजिंग के अंदर डाल के उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मखाने की बात करते हैं ना, मखाना जो होता है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। अब यहाँ पर वो हमारे यहाँ के 1500 रुपये किलो पर बिकता है, और जबकि वहाँ से बहुत सस्ते में चलता है, ठीक है। अगर इसका सोर्स आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर, अब सोचिए कि वहाँ लोग जो डील कर रहे हैं इनके अंदर आज के डेट में ऑनलाइन, वो क्या करते हैं, बिहार से किसी उन्होंने पकड़ा ट्रेडर को,
दिल्ली में सप्लाई लिया, अपनी खुद की पैकेजिंग की और एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री में। अब वही मखाना जो है वो 4,000 रुपये किलो हो गया। ठीक है, क्योंकि टैक्स वगैरह लगे ना सारी चीज़ों में, तो लोग कमा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, लोकल वेंडर से लिया, अपनी एक कंपनी बनाई, सेटअप किया। ये सब कुछ नहीं है, बस अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग, इसके ऊपर चल रहा है। बस ये वही हाल हिसाब किताब है। एप्पल भी चाइना से बनवा रहा है और चाइना वाली कंपनी भी चाइना से फ़ोन बना रही है। डिफरेंस क्या था, एप्पल कहता है मेरे को ये चीज़ें चाहिए, तो ये ऐसी सेम इनका हाल है। अन्वेषण हो गया है, जो भी ब्रांड मार्केट में, कि भाई हमें जो चीज़ें वो आप कोल्ड प्रेस देना, हमें मशीन से प्रेस वाला नहीं चाहिए। सर अपना एप्पल प्रोसेसर तो खुद बनाता होगा एआई कुछ नहीं बनाता, प्रोसेसर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ उसकी टोटल चाइनीज, उनका सिर्फ ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल का है, बाकी सारा कुछ चाइना से आता है। ओएस वो खुद बनाता है। देखो क्या है ना कि चाइना पे हर कंपनी क्यों जाती है, उसके पीछे का सारा रीज़न अभी तक का ये था, लिथियम। जितनी बैटरीज होती, लिथियम जो होती है वो सिर्फ उसकी माइनिंग चाइना में हुआ करती थी, जिसकी वजह से हर कंपनी चाइना जाती थी। अब लिथियम की माइनिंग हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ऑलरेडी टाटा ने अपना गुजरात में प्लांट वगैरह उसका लगा दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का जो आप देखते हो कार्ड होता है नीचे, जो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कलर का होता है, इसका भी मटेरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में है। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है। जितने भी ये बोर्ड बनते हैं ये सब वहीं से आते हैं। अब ये बोर्ड बनाने का मटेरियल की जो माइनिंग होती है कहाँ होती है, इसकी माइनिंग होती है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में एक आइलैंड है जहाँ से इसकी माइनिंग होती है। चाइना ने उसको खरीद लिया था बहुत पहले, उसे पता था यहाँ पर ये मटेरियल है, तो वो अपने यहाँ से तो माइनिंग करता ही है, प्लस वेनेजुएला से भी लेके आता है। वेनेजुएला पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पेट्रोल 1 रुपये लीटर होता है, और वहाँ पर अगर आपको एक ब्रेड खरीदने जाना है तो एक बैग भर के नोट लेके जाना पड़ेगा। उसकी करेंसी इतनी खराब हो चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है कंट्री तक, बहुत ज़्यादा। तो वो एक सुबह जब एक बंदा ब्रेड लेने जाता है तो एक बैग भर के नोट लेके जाता है खरीदने के लिए। इसलिए कहते हैं करेंसी जितना कम प्रिंट हो, डिजिटल की तरफ क्यों भागते हैं लोग, करेंसी जितना कम प्रिंट होगी उतना आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनोगे। हम कहते हैं ना यार पैसा खत्म हो गया, छापने की मशीन होनी चाहिए। छापने में नुकसान होता है। पैसा कब छपता है, जब पैसा इंडिया से बाहर निकल जाता है, तब पैसे की कमी होती है। नहीं तो मनी तो क्या एक सर्कुलेशन है ना, घूम रहा है पैसा। ठीक है, तो जब मनी सर्कुलेशन में रहती है तो मनी को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आपने कुछ बाइंग की, जैसे मैंने रशिया से फाइटर जेट बाय कर लिया तो पेमेंट गया ना, तो वो कमी हो गई यहाँ पर। वो कमी को पूरा करने के लिए फिर टकसाल से पैसा छपता है। तो जहाँ पैसा छपता है उसको बोलते हैं टकसाल। तो कॉइन छापने की अलग होती है, प्रिंट करने की अलग होती है। ठीक है, तो हमारा कैलकाटा में होता है, बहुत सारे दिल्ली है वैसे अपने इंडिया में, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन है कैलकाटा का तो मुझे पता है कि सबसे पहले वहीं से छपा था। तो पीछे ना कॉइन के पीछे लिखा रहता है कि कहाँ का मार्क होता है बना हुआ, कि ये किस जगह से बना है। तो जो मनी एक्सपर्ट होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि ये कहाँ का बना हुआ है। और हमारे यहाँ पर भाई साहब उसका भी वो कर दिया था, कॉइन्स का भी ब्लैक मार्केट हो गया। कॉइन बीच में ऐसा होता है सारे गायब हो गए थे मार्केट से, उसके अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। 1 रुपये के तो मेटल इकट्ठा करो और उसको ढाल के कुछ और बना दो। तो बहुत सारी कंपनियां जो थी ना, वो शेविंग ब्लेड में उसका इस्तेमाल हुआ, ब्लेड्स बने उसके, तो हमारे यहाँ दूसरा यूज़ पहले निकाला जाता है। तो अब ये इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो इससे भी नुकसान होता है। तो जब से ये डिजिटल सिस्टम हमारा है तब से हमारी करेंसी थोड़ा सा एक बेटर पोजीशन पर पहुंची है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने अपने सारे जितने फॉरेक्स करेंसी होती है ना वो सब सेल कर दिए, जिससे हमारे यहाँ का कंपैरेटिवली डॉलर हम लोग काफ़ी स्टेबलाइज हो गए। तो अलग चीज़ है। चलिए, तो बेसिकली ये हमें चीज़ समझने की ज़रूरत थी जो हमने समझी यहाँ पर। तो जब भी आप अभी देखो इतना हमें कॉम्पिटिटर्स को जानना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं कोई एआई का इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
आपको बस ढूंढना होता है चीज़ों को। जितना मैनुअली सर्च करने का आपके पास होगा, क्योंकि कल को मान लो कि इन एब्सेंस ऑफ एआई अगर आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। तो मैनुअल अप्रोच भी आनी चाहिए, और एआई वाला जब सीखेंगे तब उसकी भी बात करेंगे कैसे हमें काम करना है। चलिए, तो नेक्स्ट है फीचर कंपैरिजन डायग्राम विद कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आपके पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, उनके पास क्या आपके पास क्या नहीं, किस चीज़ में लोग लैग कर रहे हैं। तो हमारे कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें लोग स्ट्रांग है, और कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें लोग लैग कर रहे हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर देखा जाए तो ऐसे न जाने कितने इंस्टीट्यूट हैं जो सेम डोमेन में डील कर रहे हैं। जैसे हम लोग अरीना का एग्जांपल लेते हैं, तो अरीना के कंपेयर में देखा जाए, जैसे कि मैक आता है टेक एंड में, लेकिन एक सीधे कॉम्पिटिटर यही बनता है इसका। उसके बाद में टीजीसी हो गया, आफ्ट यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब ये बाकी लोग सिर्फ इस पोजीशन पर तो उसके साथ हेड ऑन टक्कर में, लेकिन अगर पैन इंडिया देखा जाए, ठीक है, तो ये हेड ऑन टक्कर में स्टैंड नहीं करते। जैसे ऑक्सफोर्ड की अगर बात की जाए, ऑक्सफोर्ड दिल्ली में उसकी 8 ब्रांचेज हैं, दिल्ली के बाहर उसका कोई एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है। तो अरीना नंबर 1 क्यों बनता है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि पैन इंडिया 250 प्लस ब्रांचेज हैं उसकी, और 100 प्लस आउट ऑफ इंडिया। मैक से अगर कंपेयर किया जाए तो मैक की सबसे ज़्यादा ब्रांच आपको मेन मेट्रो सिटीज़ पे मिलेंगी, बाकी आपको नहीं मिलेंगी। तो मैक की भी फ्रेंचाइजीज अगर देखा जाए पैन इंडिया बहुत कम है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि शायद 50 भी नहीं है, ठीक है। तो 200 से सीधे सीधे विन हो जाता है। तो ये आ गया इसका मेन स्ट्रेंथ, समझ गए ना। तो इस तरह से कॉम्पिटिटर एनालिसिस निकाले जाते हैं कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं है। या बात की जाए प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो जैसे बाकी लोग नहीं बताते अपने प्राइस क्या है कोर्स वगैरह के, लेकिन जैसे अगर अरीना हाइफन मल्टीमीडिया पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर जब आप किसी कोर्स को सर्च करते हो तो प्राइसिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। एक रेंज रहती है कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपको पर्टिकुलर कोर्स मिल जाता है। तो हम यहाँ पर कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, शायद अवेलेबल हो। ये देखिए क्या लिखा है, 1,70,000 से लेके 3,25,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो एक जो पर्सन माइंड मेकअप कर रहा है कि मेरे को अगर ये कोर्स करना है तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी कोर्स के बारे में जाके यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि हमारा वेब का है, ये देखो यूआई यूएक्स इस एग्जांपल के लिए, यहाँ जाइए, ठीक है। तो 1 से 1.5 लाख के बीच में प्लस जीएसटी मेंशन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक शोरूम पर अगर जा रहे हो कोई चीज़ बाय करने के लिए, तो आपको उसका ऑनलाइन इंटरनेट से रिसर्च करने का आइडिया होगा ना, तभी तो आप जा रहे हो। भाई ऐसे नहीं तो हर बंदा मर्सिडीज़ के शोरूम में ना चला जाए। तो उसको पता है कि भाई ये चीज़ एक्सपेंसिव आती है, ये चीज़ बजट में आती है, तो उसको विजिट करने वाले लोग उस तरह के हैं, और जो आपकी 20 लाख तक की ब्रैकेट में आते हैं उसको विजिट करने वाले लोग अलग हैं, जो 10 लाख के ब्रैकेट में आते हैं उसको विजिट करने वाले लोग अलग हैं। बट आज की डेट में हर ब्रांड ये चाहता है कि भाई उसके पास एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट ज़रूर हो। जैसे अभी रिसेंटली मारुति ना बड़ा धांसू सा प्रोडक्ट बना रही है अपना, जो कि शायद 2025 या 26 में मार्केट में आएगा, जो कि काफ़ी यूनिक होगा अपने आप में। मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि मारुति ऐसी कोई चीज़ बना रहा है, तो वो जल्दी सस्पेंस से पकड़ा देंगे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक अमेजिंग सी गाड़ी डिज़ाइन की है। चलिए इधर आते हैं। सो कॉन्सेप्ट वैलिडेशन, जिसमें आपका स्टोरी बोर्ड्स, लैंडिंग पेज एंड पेड एड्स, एंड एक्सपीरियंस वैलिडेशन में स्केचिंग, वायरफ्रेम एंड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि ये 2 पार्ट में बेसिकली ब्रेक हुआ, जिसमें 3 चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं। टेक्निकल वैलिडेशन, फाइनली हैविंग कोडेड द प्रोडक्ट, लीव इट ऑन ऑन द क्यूए, मतलब क्वेश्चन आंसर या क्वालिटी एनालिसिस, to do their job and test the product functionality and robustness. So to verify that the product meets customer requirements and expectations first. Second, to test the robustness of the actual product, detecting and correcting any issues that exist within the product, and to finally come up with a flawless solution.
यानी कि जो भी आपको लग रहा है कि भाई हमारे डेवलपमेंट फेज़ के अंदर किसी तरह के ग्लिच है या कुछ एरर्स हैं, उसको आप उसी फेज़ में फिक्स करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट के साथ आप लेके जाएंगे। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जब वो बहुत अच्छी टेस्टिंग नहीं कर पाती तो वो क्या निकालती हैं, बीटा लिख देती हैं उसके आगे, है ना। बीटा फेज़ यानी कि वो तो कर ही चुके हैं, लेकिन अभी भी वो एंड यूज़र को ये नहीं कह रहे ये फाइनल प्रोडक्ट है, अंडर डेवलपमेंट अंडर टेस्टिंग है। लोग उसको जब चेक करेंगे तो भाई अलग तरीके से कहते हैं ना, 10 दिमाग होंगे तो 10 दिमाग अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अगर मैंने कोई ऐप बनाया तो मैं तो उसी तरीके से चलाऊंगा ना, जैसे जैसे मैंने ट्रिगर्स लगाए हैं। एंड यूज़र को पता नहीं वो कैसे चलाएगा, उसको हो सकता है उसको कुछ नया उसके अंदर प्रॉब्लम मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए बीटा लिख दो, उससे क्या होगा कि एंड यूज़र क्रिप भी नहीं करेगा और आप सेफर साइड में भी रहोगे। आपने बीटा वीटा कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में फिर आपको बहुत सारे एलिगेंस मिलते हैं रिव्यूज़ के फॉर्म में कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो ऐप जो है ओवर हीट कर रहा है डिवाइस को, हैंग हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह के जो इश्यूज हमें आते हैं। नेक्स्ट, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। So in this, a small set of people who may or may not be subset the targeted end user use the product to uncover its usability defects and vulnerabilities. So ambiguity in where to click to proceed, the navigation is confusing, icons and jargons are not something users and used to, and error messages are not consistent or do not make sense, and sessions time out too shortly. So जैसे बहुत सारी वेबसाइट में आप लोग देखते हो कि अगर कहीं पर आपने साइन इन साइन अप किया और आपने कुछ एक्टिविटी नहीं की तो क्या होता है, आपका सेशन बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब खास कर ये बैंकिंग साइट में जनरली आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कि जैसे आप मोबाइल में अगर आप कोई नेट बैंकिंग वगैरह इस्तेमाल करते हो, चाहे वो एप्लीकेशन के फॉर्म में ही है, तो वो जितनी बार भी ऐप बंद होता है हर बार एक फ्रेश साइन इन आपसे मांगता है। साइन अप तो एक बार हो चुका है, हर बार वो लॉगिन के लिए कहता है, ठीक है, कि भाई लॉगिन करो तभी वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो यानी कि वहाँ पर एक सेशन है जिसमें एक सेट हो रखा है कि भाई अगर इस अमाउंट के बाद में यूज़र आता है, मतलब कि 10 मिनट हो गए या 5 मिनट हो गए, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, एप्लीकेशन आइडल मोड में चला गया, फिर उसको आपको री लॉगिन करना होगा। और जैसे आप लोग पेटीएम देखते हो तो पेटीएम क्या बार बार लॉगिन करना होता है, नहीं ना। बट हाँ, जब आप कोई पेमेंट मेक करने जाते हो तब वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है, जिसको आप अपने बायोमेट्रिक से या फिर पिन पास की जो हम लोग रखते हैं उससे हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं उसको। पहले पेटीएम में इतने ज़्यादा स्कैम क्यों है भाई, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो सकता है। अब वही है कि हम लोग फेलियर से सीखते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी और धीरे 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 वो चीज़ इम्प्रूव करते गए। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आप लोग किसी को कॉल करो तो बीच में एक चल रहा है स्टेटमेंट, है ना, अवेयरनेस को लेके। सोचो कि इतने लोग बर्बाद हो गए तब जाके गवर्नमेंट जाग रही कि भाई इसको ना कॉल पे लगा दो, है ना। जैसे जब कोविड आया था तो भाई अवेयरनेस के लिए उन्होंने इसको लगा दिया था कि भाई जब तक बंदा फ़ोन पिक ना कर ले तब तक आप ये कर लो, है ना। तो ये चीज़ बहुत पहले की जा सकती थी, तो इतना इंतज़ार क्यों करना। अब जैसे हाल फिलहाल में क्या ये स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि भाई लोग कपड़े कॉस्ट्यूम खरीदी कहीं से ड्रामा से जाके और एक जज बन के बैठ गया, एक पुलिस ऑफिसर बन के बैठ गया, आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाई इतना क्यों कर रहे हैं इंतज़ार। बहुत सारे लोग फंस भी गए उसके स्कैम में। भाई सीधी सी बात है, हर बंदा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई अवेयर है कि हाँ मैंने ऐसा सुन रखा है तो ठीक है, जिसने नहीं सुना वो तो फंस ही जाएगा बेचारा। तो ऐसा हो गया बहुत लोगों के साथ, वही सारा चलता वहीं से है। जमतारा जमतारा देखिए ना वेब सीरीज, वही वाला सिस्टम है। डेटा खरीदो, जो फंस जाए अपना निकलो। तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एक चीज़ का बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाना। भाई अगर आप न्यूज़ देखते हो और हमारे इंडिया की न्यूज़ देखते हो, एक डिफरेंस देखो। हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट कितने हैं, बहुत ज़्यादा। चलो दुबई का एग्जांपल लेते हैं, कितने एक्सीडेंट की खबरें आती हैं वहाँ से, रेयर। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत लंबा टाइम निकल गया कुछ न्यूज़ ही नहीं आई वहाँ से। इस तरह की ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये है डिफरेंस। हमारे यहाँ पर अब जाके थोड़ी सी सख्ताई आई है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अभी भी उतना नहीं है।
ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, बंदे को ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर स्कैम इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सिम बहुत इजीली अवेलेबल है ना। भाई आप 300 रुपये का रिचार्ज करा पे करो, सिम भी मिल जाएगी और रिचार्ज भी आ गया आपका, सिम फ्री है, तो स्कैम तो होगा ही ना। वही चीज़ हम लोग दुबई में सिम लेते तो 10,000 मिनिमम, 20,000 रुपये अप टू आपको एक सिम की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। करो स्कैम, स्कैम करने से पहले तो पैसा चाहिए होगा ना, उसके बाद करके बच के दिखाओ। कॉल तो मेरे नेटवर्क से ही करोगे ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कंपनियाँ क्या है, भाई मेरे यूज़र बढ़े तो स्कैमर और नॉन स्कैमर सबको बांटा जा रहा डेटा, तो इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो ना, ऐसे क्यों चीज़ें दी जा रही हैं। एक्सीडेंट क्यों है, क्योंकि भैया ठीक है बेटा बड़ा हो गया, चलो इसका डीएल बनवाना है, अप्रोच लगाए बनवा के दे दिया, आता है नहीं उसको चलाना, वो एक्सीडेंट ही करेगा और क्या करेगा। तो बाहर तो सीधा सिस्टम है यूएस के अंदर कि अगर आप 3 बार फेल हो जाते फिर डीएल नहीं मिलता ना। कि भाई तुमने चलाना ही नहीं आ रहा, तो भाई तुम तो कई लोगों को समेट दोगे फिर उस चक्कर में। और हमारे यहाँ से क्या होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं वो सीधा चलना तो जानते हैं, रिवर्स आता नहीं। अब देखो ना इस वक्त पहाड़ों पे, हिल स्टेशन में सबको जाके बर्फ देखनी है, एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं उस बेवकूफ़ी के चक्कर में। क्यों, क्योंकि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस तो पता ही नहीं, क्या लेने क्या नहीं लेने, पहुँच गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सेशन का सिस्टम इसलिए बनाया गया, पहले बैंक में भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, आप खुला छोड़ गए, कोई आया दूसरे बंदे ने अपना काम किया चला गया। आज के डेट में बैंक में कुछ भी अगर करना होता है, हर चीज़ के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, बिना उसके काम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, गोल्स ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सो यूजफुल कितना है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि एप्लीकेशन बंदा अपने फ़ोन में उसी को रखता है जिसका उसको हफ्ते में या रेगुलर डे टू डे लाइफ में उसकी ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग डिज्नी हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स क्यों डालते हैं, क्योंकि जब आपको लगता है भाई मेरा सारा काम खत्म होगा, जो फ्री टाइम बचा है उसमें मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए आप उसको रखते हो। या फ्लिपकार्ट हम अमेजोन क्यों डाल के रखते हैं, भाई आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग ज़्यादा करते तो आप रखोगे। ऐसे तो न जाने कितने एप्लीकेशन हैं, हम सब तो नहीं डालते। तो पहली चीज़ यूज़फुल। अब यूज़फुल है तो उसके अंदर फाइंडेबल कितना है चीज़ें। ऐसा तो नहीं कि भाई हमें फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही, तो यानी कि सर्च वगैरह बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका प्रॉमिसिंग होना चाहिए। एक्सेसिबल, कि जब आपने फाइंड किया तो चीज़ें क्या इजीली उसमें एक्सेस हो रही हैं कि नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हासिल करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यूजेबल कितना है, और जो हमारी डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो वहाँ पर होनी। तो ये एक यूजेबिलिटी टेस्टिंग है एंड यूज़र के लिए। वही जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल के थ्रू बताया। सो ये आपका क्या बनाएगा प्रोडक्ट को सक्सेसफुल। और अगर आपके प्रोडक्ट पहली चीज़ यूजफुल पे ही नहीं है तो आगे तो चीज़ें भूल ही जाओ फिर, कि कोई इसको डाल के रखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो फेमस फेस होते हैं, पब्लिक फिगर्स जिसको लोग बोलते हैं, एक्ट्रेस मॉडल, ये लोग क्या करते हैं, एक्टिंग तो करती है साइड बाय साइड, लेकिन ये क्या करते हैं, तो कियारा आडवाणी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया टियारा के नाम से, ठीक है, बना दिया। दीपिका पादुकोण, ठीक है, 360 डिग्री, इसको 360 डिग्री ई है ये, कॉस्मेटिक्स। सॉरी 82 डिग्री था, माय बैड। ठीक है, बट देखो सब अपने अपने प्रोडक्ट बना के चला है ना। अब इनसे ये पूछे कि भाई आपका इसमें एक्सपर्टीज क्या है, मेकअप में इनका कोई एक्सपर्टीज नहीं, लगाने में एक्सपर्टीज जरूर है, लगाने वाली भी अवेलेबल है। अब बेवकूफ कौन है, वो एक ऐसे बंदे का प्रोडक्ट ले रहा है जिसका कोई, जिससे वो ले रहा है उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। समझ में आता है जैसे कि लैक्मे हो गया आपका, है ना, पॉन्ड्स हो गया, वैसलीन हो गया, ये ब्रांड बने अपने प्रोडक्ट के लिए, इनका क्या एक्सपर्टीज है इसमें, ठीक है।
अब ये क्या कर रहे हैं भाई, इन्होंने अपना एक नाम जो है वो एनकैश कर रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, जैसे मैं पता है सारे फ़ोन क्या है, चाइनीज़ है। अगर मैं एप्पल के फ़ोन से एप्पल का लोगो हटा दूँ तो आप उसको नहीं खरीदोगे, बट खाली लोगो लगाने से क्या हो गया, ऑथेंटिसिटी आ गई उसके अंदर कि भाई एप्पल का है, या सैमसंग के फ़ोन पे सैमसंग लिख दिया तो आप देखोगे आपको मिलेगा। तो कुछ कंट्रीज ऐसी है ना कि जो अपने प्रोडक्ट को लेके इतना ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं कि जैसे कोरिया। कोरिया में अगर आप देखोगे तो सैमसंग का ही प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ, टोटल, जो कि सैमसंग से, सैमसंग वहीं से, कोरिया से। आप कोई भी वेब सीरीज अगर देखोगे कोरियन तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सैमसंग के फ़ोन मिलेंगे, आईफोन नहीं मिलेगा। चाइना के अगर आप देख रहे हो तो उसमें आईफोन जरूर मिल जाएगा आपको, क्योंकि चाइना के पास ये राइट है कि तुम उससे जो भी बनवाओगे वो मेरे पास राइट होगा उसका, यानी कि मैं उसकी डुप्लीकेशन को तुम मुझे रोक नहीं सकते। सारी चीज़ें सिंपल चाइना में होती है, हाँ, सारे फोन चाइना लैपटॉप। कुछ भी, तो उसके पास सीधे सीधे राइट आता है कि भाई जो मर्जी बनवाना है बनवाओ, ठीक है। अगर तुम मुझसे कॉस्ट कम रखवा रहे हो तो मुझे डुप्लीकेट बनाने का राइट दो, और अगर नहीं तो फिर अच्छा खासा पैसा पे करो। तो इसी वजह से निकल के जो आती है ना आईफोन प्रो मैक्स की कॉस्ट जो निकलती है वो 25,000 रुपये होती है, प्रो मैक्स की। प्रो मैक्स की, जो हम लोग 1,82,000 का खरीदते हैं यहाँ पर। पीछे एप्पल का लोगो लगने की वजह से इतना महंगा हो जाता है, बिल्ड कॉस्ट ही है उसकी। अब ओएस हो गया, एप्पल कॉस्ट क्यों ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो ओएस आपको बेचता है। एंड्रॉयड में ओएस की कॉस्ट फ्री होती है। अब जो पैसा लेगा जो नहीं लेगा दोनों में फ़र्क क्या है। एंड्रॉयड ये कहता है कि तुम मुझसे अच्छा बढ़िया फ़ोन ले लो, ठीक है, अब उसके अंदर आप ऐड नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने ओएस फ्री लिया है जो मैन्युफैक्चरर है, तो भाई आपका एंड्रॉयड में एड्स जो आ रहे हैं वो वहाँ से पैसा वसूल लेता है अपना, है ना। एप्पल ऐड नहीं देता है, तो इसलिए वो ओएस की फीस लेता है आपसे कि भाई आपकी प्राइवेसी एकदम बढ़िया से रहेगी उसके अंदर। लेकिन अब एप्पल भी अपना बनाने जा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि वो इस मॉडल पे ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रेशियो जो है अभी भी एप्पल 10% भी नहीं है। पूरी दुनिया में एप्पल 10% भी नहीं बिकता कंपैरेटिवली एंड्रॉयड, ठीक है। तो उसको भी में उतरना ही पड़ेगा फाइनली। तो एप्पल को ये समझ आ चुका है कि मार्केट में फ़ोन बेचने से कुछ नहीं, क्योंकि यूआई यूएक्स में कुछ नहीं बचा एप्पल के अंदर, कैमरा ही हिला रहे हैं बस लोग, इधर कर लो उधर कर लो ऊपर कर लो नीचे कर लो, इसके अलावा उनके पास और कुछ बचा नहीं उसमें। तो मोबाइल का यूएक्स जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है भाई। सीधी सी बात है, बटन जो वॉल्यूम के हैं वो मैं यहाँ तो नहीं लगा सकता ना नीचे, है ना। क्यों नहीं लगा सकता भाई, सीधी सी बात है, जब मैंने डिवाइस को पकड़ लिया तो क्या बचा, वो अंगूठा ही फ्री है ना। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम या फिर इधर आपकी उंगली बसती है तो इससे आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो। सैमसंग हमेशा इस फिंगर पर देता है, एंड्रॉयड के बाकी जितने फ़ोन आते हैं वो सब आपके थंब पर होते हैं, लॉक अनलॉक जो वॉल्यूम रोकर्स होते हैं हमारे। तो इसको क्या मैं बदल सकता हूँ क्या, ठीक है। कुछ ब्रांड होते हैं जो एडिशनल, जैसे मान लो कि भाई आपको फोटोग्राफी करना है, मैं स्क्रीन पर टैप नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर बटन दे देता हूँ, कैमरा वाला फील भी आ जाता है, लोग कैमरा से जो यूज है और वो ठीक भी है सही भी है ना। तो इसलिए मोबाइल का यूएक्स हो गया और कुछ नहीं बचा, आउटर में कुछ नहीं हो सकता, बस कैमरे को हिलाते रहो, लेफ्ट राइट दाएं बाएं सेंटर वेंटर कर लो, ज़्यादा और कुछ नहीं बचा। एप्पल ने खुद कह चुका है कि भाई हमारा हो लिया, अब हम सर्विस मॉडल में आएंगे। भाई हिंदुस्तान में अगर रेशियो देखा जाए तो एप्पल ये कहता है कि भाई मेरा फ़ोन जो होता है ना प्रो मैक्स कम खरीदते हैं, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो वही खरीदते हैं 128 GB वाला, बस जैसे 16 आ गया 16 ले लिया, 15 आया 15 ले लिया, साधारण जो फ़ोन है 128 GB। अब उन्हें पता है कि भाई इतना बड़ा अगर हम लोग कैमरा डाल रहे हैं तो स्टोरेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो 5 GB का वो क्या देते हैं ना, क्लाउड स्टोरेज देते हैं, तो फ्री होता है। उसके बाद फिर कहते हैं भाई अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नेट 24 घंटे चल ही रहा है सबके पास, तो कहते हैं कि क्लाउड पर स्टोर करो डेटा। तो क्लाउड पर जब जाओगे तो हर महीने का एक इनकम जनरेट हो रही है ना, ये चीज़ है। तो अब ये इससे कमा रहे हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे ब्रांड है, आपका अनुष्का हो गई, ठीक है, उनका अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल, कॉस्मेटिक्स हर बंदा बना रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग नेम एंड कैश करते हैं। अब इन सबकी बनते कहाँ हैं, उनकी सबकी फिलिंग कहाँ होती है, यहाँ पर भी बनता है
और चाइना से भी आता है पूरा का पूरा, वहाँ से भी चलती है चीज़ें। तो बनाने वाले तो कुछ ही लोग हैं, ठीक है। और कॉस्मेटिक जो है सबसे ज़्यादा जो इंडिया में आती है वो आती है आपके कनाडा से, ठीक है। कनाडा से, हांगकांग से, वहाँ से पहुँचती है। हाँ जी अंशुमन। कैमरा ऑन हो गया इसका, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सो यूजिबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस है प्लानिंग, रिक्रूटिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। मेथड्स ऑफ यूजिबिलिटी टेस्टिंग में लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड रिमोट टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग मीन्स कि जहाँ प्रोडक्ट बना वहीं पर टेस्टिंग हो रही है, यानी कि इन हाउस, ठीक है। ये लैब वाला लैब से कोई मतलब नहीं है ना। और रिमोट टेस्टिंग मतलब कि भाई हमने जो ऐप बनाया उसको हमने लोगों लिंक दे दिया और लोग रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर है लेकिन एक्सपीरियंस कहीं से भी कर सकते हैं उसको। अब जैसे रिलायंस ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की लोगों की, भी मान लो कि तुम्हें बहुत अच्छा गेम खेलने का मन करता है लेकिन तुम्हारे पास उतना बढ़िया मशीन नहीं है, तो खर्चा क्यों करना है ना भाई। तुम्हें अगर रॉयल्स रॉयल्स में बैठना है तो गाड़ी थोड़ी ना खरीदना है, पैसा है किराए पे ले सकते, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अभी तुम्हें प्लेन में बैठा, प्लेन थोड़ी ना खरीदोगे। हम बैठ के तो जाते हैं ना उस पर, उसका फेयर पे किया बैठ गए। तो इसी तरह से आज की डेट में हैवी गेमिंग के लिए जियो गेम्स, क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पर जाके आप बड़े से बड़े गेम खेलो और एक अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लो और अपना शौक पूरा करो, ठीक है। डिवाइस पे ये अवेलेबल करते हो, डिवाइस वगैरह पे ये अवेलेबल करते हो। वो आप जैसे हम लोग गूगल मीट कर रहे हैं ना, आप ऐसे ही रिमोट से उसको चलाओगे वहीं पर, सारा बढ़िया से बढ़िया गेम अपना एंजॉय करो, आपको हार्डवेयर बाय करने की जरूरत नहीं किसी तरह का। तो इस तरह की चीज़ है। तो जैसे होता है ना कि मान लो कि आप 3D के अंदर हो और 3D में क्या होता है, सबसे जो पेनफुल टास्क होता है वो होता है किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल आउटपुट लेना, यानी कि रेंडर। तो क्या करा जाए इस चीज़ के लिए, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बना बहुत पहले जिसको हम बोलते हैं रेंडरिंग फार्म। अभी रेंडर फार्म जो होती है कुछ इस तरह की होती है, जैसे हम लोग देखते हैं बिटकॉइन माइनिंग वगैरह होती है, उसी तरह की रेंडर फार्म होती है। अब ये क्या है, जो देखते हो आपने बड़ी बड़ी मूवीज जो आती है आपकी, वो ऐसा थोड़ा ना कि भाई मैं एक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मैंने लो जी शॉर्ट बना के फाइनल आउटपुट निकाल के दे दिया तुम्हें, लो जी प्रीमियर में आफ्टर इफेक्ट जाके जोड़ दो उसको। ऐसा नहीं होता है। ऐसी ना बहुत सारी रेंडर फार्म खरीदी जाती है किराए पर, जहाँ पर शॉट लगाए जाते हैं, फिर वो रेंडर होती है चीज़ें। ऐसा नहीं कि एक स्टूडियो ने काम किया और काम खत्म हो गया, वो तो रॉ फुटेज देगा, अब इसकी रेंडरिंग आप कहीं से भी करवा लो, ठीक है। तो वो लो क्वालिटी टेस्ट रेंडर निकाल के देते हैं, इस तरह से काम। तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है और वहाँ पर जाके आप इसकी ऑनलाइन फीस पे करते हो, जैसे ये फॉक्स रेंडर फार्म है, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा भाई क्या चीज़ आप रेंडर करना चाह रहे हो, कितना जीपीयू सीपीयू आप इनका खर्च करोगे। तो आप इसके अंदर कंप्यूटर का प्रोसेसर, रैम, सब चीज़ें लेते हो, ग्राफिक कार्ड लेते हो, कितने कोर मुझे खरीदने, कितने कोडा कोर मुझे खरीदने, सब बताओगे। फिर आप अपना प्रोजेक्ट लगाओगे, ये आपको बता देंगे इतनी देर में आपका प्रोडक्ट जो है वो रेंडर हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा। तो ये मूवीज़ के लिए, आर्किटेक्चरल वर्क के लिए, जितने भी प्रोटोटाइप्स वगैरह बनते हैं ना बड़े बड़े, उसमें यूज़ होती हैं चीज़ें। अब सोचो कि एक मूवी थी आउल की, जिसका नाम आई थिंक गार्डियंस करके कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसके जो मेकर्स थे उन्होंने बोला था कि अगर हम वर्ल्ड वाइड हेल्प ना लेते तो हमें उस मूवी को रेंडर करने में 10,000 साल लग जाते। हाँ, हाउल के ऊपर एक मूवी है, वो देखना उसका ना, बड़ा मुझे नाम ध्यान नहीं, मैं तुम्हारे बैच में पहले बताया था उसके बारे में। बहुत अमेजिंग एनिमेशन है, नेक्स्ट लेवल, और अब से कई साल पहले का प्रोजेक्ट है वो। और इसका फिर उन्होंने क्या करा, लोड बैलेंसिंग किया, जितनी भी रेंडर फार्म्स थी जहाँ पर लोग उनके प्रोजेक्ट को रेंडर कर सकते थे उन सबको टास्क दिया गया, फिर जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, डेट चेंज होती है कि भाई मूवी आ रही है
अब हुआ क्या, उसी टाइम पर सलमान खान शाहरुख खान का किसी का प्रोजेक्ट है तो प्रीपोन पोस्टपोन हो जाती है डेट। ठीक है, जैसे बाहुबली जब हमारे यहाँ बन रही थी पार्ट 2, तो डेट उसकी चेंज हुई पूरा 1 साल, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था रेंडरिंग में, है ना। अब अब वो अगर जाते अलग अलग जगह पर उसको करने के लिए तो ज़्यादा खर्चा होता उस कंडीशन, तो उन्होंने कहा भाई डेट डिले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि हम हॉलीवुड में अगर एक प्रोजेक्ट को उन्होंने आज प्लान किया, वो शूट में चला गया, उसी दिन उसकी फाइनल डेट डिसाइड हो जाती है कि किस दिन ही आने वाली है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आगे अगले 1 साल आने वाली मूवीज़ भी आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी आ रही हैं। लेजेंड ऑफ गार्डियंस, बिल्कुल सही। तो उसमें ना हेयर एंड फर का बहुत अच्छा यूज़ हुआ, और सबसे ज़्यादा पेनफुल काम होता है क्लॉथ सिमुलेशन एंड हेयर एंड फर को रेंडर कराना। वो जब हवा में उड़ते हैं तो उसके एक एक फर जो उड़ रहे हैं, उसी का एक भाई से कमाल है 3D के अंदर। ये रिलीज कैलेंडर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि दिसंबर 29 को एलियंस वॉर जजमेंट डे ये आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, किस किस डेट पर मूवीज आपकी आ रही है। 2025 हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, चलते जाइए। एक साल का तो पूरा 1 साल का डेटा यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस तरह से। तो मतलब आप ये सोचो कि इन्होंने जो डेट दी है, ये ऐसे नहीं कि बस जी लिख लो, ऐसा नहीं है। इन्हें पूरी कैलकुलेशन पता है कि अगर मेरा ये प्रोजेक्ट बन रहा है इतनी जगह पर रेंडर होगा, क्योंकि जैसे होता है ना कि शादी है तो वेन्यू अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मूवी अगर कहीं दे रहे हो रेंडरिंग के लिए, तो फॉर्म भी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना। तो ये सारी कैलकुलेशंस है, एडवांस बुकिंग चलती है, बहुत बहुत ऐसे नहीं होता काम। और सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। अब्दुल कलाम के ऊपर भी आ रही बायोग्राफी। सीरीज भी है क्या इनमें इंक्लूडेड? हाँ, सीरीज भी है इंक्लूडेड? सीरीज सीरीज सब आती है, सीरीज मूवीज सब कुछ। तो IMDb ये आज से नहीं है, बहुत पुराना इसका वो है। अगर हम लोग इसका यहाँ अगर डेट वगैरह अगर दिखाएगा, IMDb लॉन्च डेट 1990 में आया था, है ना, काफी पुराना हो गया। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से चला है। सो ये इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का डेटाबेस है इनके पास। तो जब हम लोग UX करने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने आपको सबसे पहले इसी के ऊपर दिखाया था कि भाई एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर हम लोग जाते हैं, लेटेस्ट मूवी का तो पता है लेकिन पुरानी मूवी का हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे बॉक्स ऑफिस में टॉप कौन सी रही है, टॉप 250 मूवीज़ कौन सी है जो आपको देखनी चाहिए, ऑस्कर में कौन कौन सी मूवीज़ है। ठीक है, कई बार आप ऑस्कर मूवी देखने जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसको मिला क्यों, समझ नहीं आता प्रोजेक्ट ना। ठीक है, तो ये सारी मूवीज़ देखनी चाहिए। अब ये देखो कितनी पुरानी पुरानी है। 90 में ये प्लेटफॉर्म बना, 1993, 1957। ठीक है, तो ऐसी न जाने कितनी मूवीज़ है जो बेसिकली बहुत पुरानी है। ठीक है, या वो रीबूट हो चुकी है। जैसे आप देखते हो स्टार वॉर्स, या जैसे आप देखते हो हल्क। ठीक है, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये बहुत 1970 के आसपास के प्रोजेक्ट हैं। नाइनटीन 77। ठीक है, 2008 में आई, फिर 2022 में इसका आया यहाँ पर अटर्नी फ्लो, ये वेब सीरीज थी इसकी। ठीक है, तो देखो 1977 में हल्क मूवी आ चुकी है। इसी तरह से अगर आप कैप्टन अमेरिका सर्च करोगे, इसका भी आपको मिलेगा पुराना कोई पार्ट 1979। तो ये सारी चीज मूवीज बन चुकी हैं, बस क्या टेक्नोलॉजी से इनको और एनहांस किया जा रहा है VFX वगैरह में। ऐसे अगर आप सर्च करोगे स्टार वॉर्स, ये तो नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है मतलब। तो यहाँ पर आप देखो 1999, 2008, 1977। ठीक है, तो इस तरह से इसके मतलब ऐसे स्टार वॉर तो इतना वास्ट प्रोजेक्ट है ना, मतलब इसका इतना डेटा है कि मतलब आप देखते देखते थक जाओगे। अभी रिसेंटली इनका फिर से स्टार्ट हुआ है स्केलेटन आर्मी करके, इनकी वेब सीरीज आई फिर से।
मैंने इसका कुछ नहीं छोड़ा। स्टार वॉर्स का मैं डाई हार्ड फैन हूँ, अपने चाइल्डहुड से देख रहा हूँ, मेरे से भी पहले से चल रही है। इतना पुराना है इसका, ना मैं कॉमिक्स छोड़ता, ना मैं इसका 2D छोड़ता, ना मैं इसका 3D छोड़ता। इतना सीखने के लिए इसके अंदर। सर ये बन जाती है फिर ये दोबारा क्यों बनाते हैं? दोबारा क्यों बनाते हैं? क्योंकि जैसे तुम्हें नहीं पता कि भी पहले भी कभी चीज़ें आ चुकी हैं, तो नई जनरेशन को तो देना पड़ेगा ना। तो उसी कंटेंट में देते हैं, थोड़ा इनहांस करके। अब सीधी सी बात है, रामायण एक बार बन चुकी, जिसमें इतने फेमस कैरेक्टर थे, अरुण गोविल, जिसको बाद में उसको बाद कोई काम ही नहीं मिला, है ना। या जैसे ह्यू जैकमैन, जो बेसिकली एक्समैन बने अपनी लाइफ में, वो फिर कभी कुछ और कैरेक्टर नहीं बन पाए, अक्का लाइफ में वो अपना मूवी में वही बनते रहे एक्समैन हर बार, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो रामायण जो पुराने टाइम में होती थी, अब आज आप वीएफएक्स देख रहे हो, आपको क्या फर्जी इफेक्ट है। तो इसलिए तुम्हारी जनरेशन के हिसाब से उसको नया रिक्रिएट किया जाता है, ताकि वो मैच कर पाए चीज़ें। अब इसी रिक्रिएशन के चक्कर में अभी हाल फिलहाल में सैफ अली खान की मूवी गई थी ना, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था लोगों ने, रावण बना था उसमें, मुझे नाम ध्यान नहीं है मूवी का। आई थी नहीं कि मतलब बहुत बजट में मूवी करेंगे। हाँ, तो वो पूरी पिट गई बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गया, बहुत 800 ज़्यादा। करोड़ का समथिंग। अरे बहुत पैसा खर्च रामायण हो ही थी वो, कुछ रीमेक करा था गया। हाँ, उन्होंने, लेकिन वीएफएक्स बहुत सही थे। वही तो। अब उन्होंने क्या करा, उसको थोड़ा फन वे में कर दिया उसके अंदर, तो उससे लोग थोड़ा सा ग्रिप कर गए उस चीज़ों को लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे यहाँ पर जो लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। हाँ, तो यही होता है, इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, कि जब भी कोई चीज़ लेके आओ, तो आपको ये देखना है किसी भी तरह से, किसी भी तरह के रिलीजन में कोई सेंटिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे टाटा का अपने एक ब्रांड है तनिष्क, तनिष्क ज्वेलरी में आदि पुरुष करेक्ट। तो तनिष्क में बेसिकली क्या हुआ कि एक ऐड बना, उसका था रिवा, रिवा के जब ऐड आए, सो क्या हुआ कि भाई साहब उनको आज सुबह लॉन्च किया, शाम तक हटाने पड़ गए। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हट कर दिया भाई साहब। भाई आप उसमें क्या दिखा रहे हो कि भाई एक हिंदू परिवार से जो लड़की है वो मुस्लिम परिवार में है, और वहाँ पर उसकी शादी वगैरह का वो दिखा रहे हैं। तो ये ना सीधे आप, भले से ज़माना कितना मॉडर्न हो जाए, लेकिन लोग इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं हो पाते यार, ठीक है। तो ये जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये बॉलीवुड कल्चर में है, अभी नॉर्मल लोगों में इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर वो ऐड हटाना पड़ा उनको, बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में माफिया मांगनी पड़ गई सोशल मीडिया पर, उस चक्कर में नहीं तो पूरा ब्रांड खत्म हो जाता। सोशल मीडिया रातों रात इमेज बना सकता है, रातों रात आपको खत्म भी कर सकता है, इतना खतरनाक है सोशल मीडिया। और जब से एआई आया तब से तो बच के रहो। अब जैसे क्या हुआ कि निर्मला सीतारमन जी ने अपना जो बजट पास हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ बात रखी, कोई जो आप कैरमलाइज जो पॉपकॉर्न खाते हो, ये भी जीएसटी के उसमें आता है 18%, चीनी आ गई ना उसमें। तो एआई से किसने भाई उस फुटेज को छेड़छाड़ कर दिया। मैं ढूंढता हूँ अगर कुछ उस तरह का मिलता है तो। खैर वो एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, बट आप यहाँ पर एक ये देखिए इनका, चलिए तो आज की जर्नी हम लोग यहीं तक रखते हैं। यूजबिलिटी टेस्टिंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।